हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के टॉपिक से। एंड वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चंस, प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिए। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्सेनिक पोल्यूशन से। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आर्सेनिक पोल्यूशन पे है। आर्सेनिक इज़ वन ऑफ द हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का मतलब होता है जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। अब हेवी मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो बिसाइड्स आर्सेनिक वी हैव मर्क्यूरी, कैडमियम एंड लेड, जिनकी कंटामिनेशन भी पढ़ते हैं और उनकी क्या सोर्सेज है और उनके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। जैसे जो आर्सेनिक है वो कॉज करता है ब्लैक फुट डिजीज, राइट। मर्क्यूरी कॉज करता है मीना माटा डिजीज। कैडमियम बोन्स का डिजीज कॉज करता है इताई इताई डिजीज। उसका लिटरल मीनिंग होता है इट हर्ट्स। ठीक है। उसके बाद जो लेड है, लेड हम पढ़ेंगे भी। लेड कॉजेज अनीमिया। लेड कॉजेज अ कंडीशन नोन एज प्लम्बिज्म। ठीक है। उसके बाद एक और हम पढ़ते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये कुछ बीमारियां हैं, ये कुछ ऐसे कंटामिनेंट्स हैं जो पानी से बहुत ज़्यादा हम इंजेस्ट करते हैं एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स, राइट। अब जब हम हेवी मेटल्स की बात करते हैं ना, तो हेवी मेटल्स आपको पानी में कुछ एक्सटेंट तक मिलते हैं। जब उनका लेवल एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा होता है तो वो हेल्थ इफेक्ट्स कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्सेनिक की भी बात करें तो आर्सेनिक परमिसिबल है, WHO परमिसिबल लिमिट है 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। ठीक है। ये WHO ने परमिट किया है कि अगर इससे कम है और वो पानी आप पी रहे हैं तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कई जगहों पे बहुत ज़्यादा लेवल है। अब जब हम आर्सेनिक पोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो आर्सेनिक पोल्यूशन आपको एलुवियल सेडिमेंट्स पे देखने को मिलती है। एलुवियल सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर्स के साथ सेडिमेंट्स आते हैं, रिवर स्ट्रीम्स के साथ। नॉर्मली जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं दे एक्चुअली लीड टू एलुवियल सॉइल विच इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल, और उन्हीं सेडिमेंट्स के साथ आर्सेनिक भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तभी जो आर्सेनिक की पोल्यूशन है ना, दैट इज़ वेरी कॉमन इन एरियाज अराउंड रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना जो रिवर सिस्टम है उसके अराउंड जो स्टेट्स हैं, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक पोल्यूशन देखने को मिलता है। बांग्लादेश में तो जो लेवल है दैट इज़ 50 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है ये। अब ये कॉन्ट्रास्ट में है फ्लोरीन विच कॉजेज फ्लोरोसिस, डेंटल स्केलेटल फ्लोरोसिस। जो फ्लोरीन है ना वो आपको ड्रायर एरियाज में देखने को मिलता है। तो ये जो एलुवियल सेडिमेंट्स वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक आपको रिवर के अराउंड जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास हमारे पास यूपी है, छत्तीसगढ़ है, ये जो इधर ईस्टर्न स्टेट्स है, झारखंड है, असम है, ठीक है, यहाँ पे आपको आर्सेनिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद पहला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको सॉइल में मिलता है, ये आपको पानी में तो मिलता ही है, स्पेशली ग्राउंड वाटर, और ये आपको एयर में भी मिलता है। जैसे टोबैको स्मोक में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक होता है। इनफैक्ट जो टोबैको प्लांट है ना, वो ग्राउंड से आर्सेनिक को बहुत ज़्यादा लेता है और अपनी प्लांट बॉडी में स्टोर करता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं जो वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद ना जल जीवन मिशन की भी बात आती है, क्योंकि हमें ये कंटामिनेंट्स रिमूव करने हैं और जल जीवन मिशन कहता है कि पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई देनी है। पोर्टेबल होता है जो पीने लायक पानी हो, जिसको पी के आपको कोई बीमारी ना हो, इसमें कोई भी कंटामिनेंट्स ना हो। तो पोर्टेबल टैप वाटर होना चाहिए इन एडुकेट क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी, ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली, ठीक है, रेगुलर और लॉन्ग टर्म बेसिस पे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। ये 2019 में आया था। इसको जल जीवन मिशन कहा जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और फंड्स की अगर हम बात करें तो वाइल एलोकेटिंग द फंड्स टू स्टेट यूटीज 10% वेटेज इज गिवन टू पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन हैबिटेशन इफेक्टेड बाय द केमिकल कंटामिनेंट्स इंक्लूडिंग आर्सेनिक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब लाइक आई सेड, पहली स्टेटमेंट सही है, बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एयर, वाटर और लैंड की बात करें, और जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक है, जो टोबैको स्मोक में होता है आर्सेनिक, वो इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि वो जो आर्सेनिक है दैट इज अटैच्ड टू कार्बन एटम्स, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक है ना, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता जितना इनऑर्गेनिक होता है, और इनऑर्गेनिक ही आपको टोबैको स्मोक में मिलता है।
और मोर देन 90% ऑफ द आर्सेनिक पॉल्यूशन इज इन्फर्ड टू बी जियोजेनिक, ठीक है, तो वो सॉइल से, वहाँ से हमें मिलती है। उसके बाद एलुवियल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एंड लाइक आई सेड ये कॉन्ट्रास्ट में है फ्लोरोसिस के, जो आपको ड्रायर एरियाज में, ड्रायर स्टेट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो ग्राउंड वाटर है ना, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री एक्विफर्स, मतलब जो एक्विफर्स, जो पानी के सोर्सेस सेडिमेंट्री रॉक्स के अराउंड है और जो अनकंसोलिडेटेड है, उनसे बहुत ज़्यादा आर्सेनिक निकलता है। और जहाँ पे एक्टिव ओरोजेनिक प्रोसेसेस हो रही हैं, जहाँ पे माउंटेन हमें बिल्डिंग देखने को मिलती है, जैसे हिमालयाज और यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो यहाँ पे भी आपको आर्सेनिक दिखेगा। उसके बाद आर्सेनिक का, लाइक आई सेड, आप इसको इंजेस्ट कर सकते हो, अब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है, या फिर इनहेल कर सकते हो। अब आर्सेनिक से ना स्किन को इफेक्ट होता है, दैट इज व्हाई इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज हाइपर कैरेटोसिस। कैरेटिन एक प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन में नॉर्मली मिलता है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपर कैरेटोसिस। ब्लैक फुट डिजीज कॉज होता है इससे। देन ब्रोंकिएक्टेसिस, ये एक कंडीशन है जिसमें जो लंग के एयरवेज होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं और वाइडन हो जाते हैं, तो स्पूटम क्लियर नहीं हो पाता और फ्लेम करके जो चीज़ है ना, वो वहीं पे इकट्ठी होती रहती है, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस। हार्ट डिजीज, कॉरोनरी हार्ट डिजीज, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। इवेंचुअली क्या होता है, जब आप आर्सेनिक को कंटामिनेटेड जो पानी है उसको पीते जा रहे हो, या इनहेल करते जा रहे हो टबैको स्मोक से, या इंजेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, तो क्या होता है कि आपको ना मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ आप जाते हो। तो रेमेडियल मेजर्स बहुत सारे हैं, हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि आप ग्राउंड वाटर से इसको रिमूव कर दो यूजिंग फिल्टर्स, फिल्टरेशन प्रोसेस लगा दो, ठीक है, या फिर आप डीपर एक्विफर्स में जाओ, उन एक्विफर्स में जाओ जहाँ पे आर्सेनिक नहीं नॉर्मली देखने को मिलता, ऑल्टरनेटिव एक्विफर्स में जाओ, या उस एक्विफर को ट्रीट करो, फिर डाइल्यूट करो पानी को, ताकि आप आर्सेनिक कम से कम कंज्यूम करो। कंजक्टिव यूज़ होता है कि कभी आप ग्राउंड वाटर से पानी पी रहे हो, कभी आप सरफेस वाटर पी रहे हो, मतलब दो चीज़ों को कंजॉइंट उनका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नैनो फिल्टरेशन से भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टेट्स की बात करें ना, तो देर आर सर्टन स्टेट्स, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, इनमें ना बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है आर्सेनिक की। अप्रॉक्सीमेटली यूपी में तो 70% पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टेड है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और नॉर्मल, लाइक आई सेड, के जो हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, कुछ तो ये नेचुरली मिलते हैं, एक लेवल से ज़्यादा अगर हो तो ये प्रॉब्लमैटिक है। तो WHO का जो लेवल है वही बिस स्टिपुलेटेड परमिसिबल लिमिट भी है, दैट इज ऑफ 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर और 0.01 मिलीग्राम्स पर लीटर। एंड लाइक आई सेड कि जो हमारे पास गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर बेसिन है, उसके अराउंड जो स्टेट्स है, दे आर वर्स्ट इफेक्टेड, ठीक है। वहाँ पे आपके पास ह्यूमन एम्पलीफाइड जियोजेनिक अकरेंस है, एक तो ऑलरेडी जो है पानी, वहाँ पे आर्सेनिक का लेवल आपको ज़्यादा ही मिलेगा, और बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस ना, ये और ज़्यादा हम कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं। और पहली बार 1983 में कंटामिनेशन आर्सेनिक की वॉज ऑफिशियली कंफर्म्ड इन वेस्ट बंगाल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी। Coal-fired thermal power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. High ash content is observed in Indian coal. अब ये भी ना तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो, जो कोल ऐश होता है वो बना किसका होता है, यही इम्प्योरिटीज़ का, हेवी मेटल्स का बना होता है, और जब बर्न होता है कोल तो हमें फ्लाई ऐश मिलता है। अब बेसिकली वो कोल अच्छा माना जाता है जिसमें ऐश कंटेंट कम से कम हो, मॉइस्चर कम से कम हो, ठीक है। जिसमें ऐश कंटेंट और मॉइस्चर कम होगा, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है कोल की वो ज़्यादा होगी, मतलब जब हम उसको बर्न करेंगे, उसकी कंबशन होगी, तो ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। अब बात यह है कि इंडियन कोल में जो ऐश कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो अब और भी ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि जिसमें लो ऐश कंटेंट था, वो वाली जो कोल है हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है, ठीक है। तो जब हम कोल में से ऐश कंटेंट को और इम्प्योरिटीज़ को कम करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोल वॉशिंग और कोल बेनिफिसिएशन, ठीक है। कोल वॉशिंग या कोल बेनिफिसिएशन कहते हैं उसे, राइट। अब हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल होता है, लाइक वी हैव एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट एंड पीट।
जो सबसे अच्छा कोल है ना, जिसकी सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है, वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में ऐश कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट। इंडिया में आपको लिग्नाइट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो इंडिया में मोटी मोटी बात यह है कि ऐश कंटेंट वाला ज़्यादा कोल, जिसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है, वो आपको मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ कोल इज़ नॉट गुड इन इंडिया, ठीक है, जो मेजॉरिटी कोल है। और इंडिया में डिपेंडेंसी बहुत है थर्मल पावर प्लांट्स पे, है ना। हम बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमें चाहिए होंगे, बहुत सारे एफर्ट्स भी ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे स्टबल बर्निंग हो रही है, तो ऐसा माना जाता है स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए बायोमास पैलेट्स बनते हैं स्टबल से, वो कोल में यूज़ किए जाएंगे, उसको कहते हैं बायोमास को फायरिंग, ठीक है। लेकिन वो भी यूज़ नहीं हो रहा थर्मल पावर प्लांट्स में बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि थर्मल पावर प्लांट से जो पल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उनको कम से कम किया जाए, राइट। सो एक वो भी एस्पेक्ट है। चलिए, उसके बाद कोल फायर्ड पावर प्लांट्स मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है कोल का, और थोड़ा अमाउंट उसमें NOx का भी रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अगर आपने देखा ही होगा फॉगी एरिया में मिक्स हो जाए, पानी से मिक्स हो जाए, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, लीडिंग टू एसिड रेन, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और फॉग मिलके एक बनाते हैं चीज़ जिसको कहा जाता है स्मॉग, जो कि लंदन में बहुत ज़्यादा, एक ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन हुआ था बैक इन द डे, ठीक है। और ये जो स्मॉग है ये विंटर्स में होता है, इसको क्लासिकल स्मॉग कहते हैं, इसको लंदन स्मॉग कहते हैं। ये भी कोल पावर थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से ही होता है। एंड कोल ऐश में हमारे पास आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी तो है ही, ठीक है। उसके अलावा ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर कार्सिनोजेनिक एंड न्यूरोटॉक्सिन्स, कैंसर होता है इनसे, और न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब नर्व्स के लिए डैमेजिंग होते हैं ये, राइट। उसके बाद कोल ऐश इज ऑल्सो रेफर टू एज कोल कम्बशन रेजिड्यूल्स और CCRs, ये भी हमें कोल बर्निंग से मिलती है, इसको फ्लाई ऐश भी कहा जाता है। उसके बाद NOx और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और इंडिया का जो डोमेस्टिक कोल है ना, उसमें 40 to 45% ऐश होती है, लेकिन दुनिया भर की बात करें तो 10 to 20% होती है। अब ना इंडिया में ऐसा माना जाता है, क्योंकि इंडिया में ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ कोल की, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, इंडिया में हम मानते हैं कि ड्रिफ्ट थ्योरी हुई है। मतलब उसी जैसे माना जाता है कि आपके पास पेड़ पौधे थे और वो ज़मीन में धंस गए और बहुत ही सालों में वहाँ पे आपको कोल मिल गया, तो होता है इनसाइट कि वहीं पे कोल मिला। इंडिया में ड्रिफ्ट थ्योरी है कि वो चीज़ें बह गई, ठीक है, जहाँ पे वो प्लांट्स थे वो बह गए और उन्होंने कहीं और जाके कोल बनाया, इसीलिए माना जाता है कोल ना कभी कभी सेडिमेंट्री एरियाज में भी आपको मिलता है। तो इंडिया में ड्रिफ्ट थ्योरी है, उस वजह से इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ऐश कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए हम कोल बेनिफिकेशन और कोल वॉशिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ऐश, एक तो आपको ज़्यादा ऐश का मतलब है कि कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, उसके बाद जो बॉयलर्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स के पार्ट्स हैं ना वो भी करोड हो जाते हैं हाई ऐश कंटेंट की वजह से, तो वो भी डैमेजिंग है उसके लिए भी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड। आपसे पूछा गया है कि कौन से सोर्सेज हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, टोबैको स्मोक है, वुड बर्निंग है, तीनों ही है। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट है वन ऑफ द मेजर रीजंस है बेंजीन पॉल्यूशन का। अब जो बेंजीन है ना, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, लिक्विड होता है, ओडर होता है, स्वीट ओडर, बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सा है। अब ये ना इवेपोरेट हो जाता है एयर में बहुत जल्दी और पानी में डिजॉल्व हो जाता है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो फ्लोट ही करता है लाइक ऑयल, एंड इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। सो कलरलेस है बट स्वीट ओडर है, ठीक है। उसके बाद एयर में इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसको कहा जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। नेचुरल सोर्सेज की बात करें, वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर से ये रिलीज होता है। और अगर हम ह्यूमन एक्सपोजर की बात करें तो इंडोर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हानिकारक है और ज़्यादा प्रेविलेंट है, क्योंकि पेंट्स हो गए, ग्लूस हो गए, फर्नीचर, वैक्स, डिटर्जेंट, उन सबसे बेंजीन निकलता है। उसके अलावा आउटडोर की बात करें तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, टोबैको स्मोक में हमारे पास बेंजीन होता है। तो आप अगर एक्टिवली खुद स्मोक कर रहे हैं या आप कोई स्मोक कर रहा है तो उसके साथ आप खड़े हैं, जिसको पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, दोनों ही आपको बेंजीन का अच्छा खासा एक्सपोजर देते हैं। और तीसरा है वुड बर्निंग। और बेंजीन इज अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो इसीलिए बेंजीन पोल्यूशन को कम करने की बात की जाती है। वुड बर्निंग, जो अंदर वुड बर्न की जाती है, वो भी इसीलिए हानिकारक है क्योंकि उसमें ये जो कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जैसे कि बेंजीन, दीज आर कार्सिनोजेनिक। देन फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑयल जैपर। ऑयल जैपर आपको यूपीएससी में भी
पूछ चुके, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये है, इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। अब ऑयल स्पिल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऑयल टैंकर लेके जा रहा था और ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर, तो ऑयल फ्लोट करता है और एक सरफेस लेयर बना लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी नीचे होती है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जितनी ऑक्सीजन होती है पानी में वो एग्जॉस्ट हो जाती है और एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन नहीं आ पाती, जिस वजह से वो सारी बायोडाइवर्सिटी मर जाती है। ठीक है, तो एन मास फिश की डेथ देखने को मिलती है। पानी तो चलो क्वालिटी तो पुअर हो ही गई, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत लॉस होता है, इसलिए ऑयल स्पिल्स को ना जल्दी से जल्दी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऑयल स्लज होता है, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, वो भी हम इससे रेमेडीफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल ज़ैपर। अब ऑयल ज़ैपर टेरी ने डेवलप किया था। टेरी का पहले मतलब था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम है हमारे पास द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो टेरी ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है, उसके साथ मिलकर ऑयल ज़ैपर बनाया था। और ऑयल ज़ैपर ना एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कॉन्कॉक्शन है जो कि एक कैरियर के ऊपर है, कॉर्न कॉब नहीं होता जो भुट्टा होता है, उसके ऊपर वो कॉन्कॉक्शन लगा दिया जाता है। उससे फिर जो बैक्टीरिया है वो एक्ट करते हैं और ऑयल में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उसको एक तरह से ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं CO2 और वाटर में। ठीक है, स्लज होता है हजार्डस हाइड्रोकार्बन वेस्ट जनरेटेड बाय ऑयल रिफाइनरीज। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बायो फ्रेंडली है। ठीक है, वो वाले आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हो, वो हार्मलेस CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑयल को। ठीक है, सो इसमें 5 डिफरेंट बैक्टीरियल स्टेन्स आर यूज्ड विच आर इमोबिलाइज्ड एंड मिक्सड विद द कैरियर मटेरियल सच एज पाउडर्ड कॉर्न कॉब, उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, उस पर लगा दिया जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑयल ज़ैपर। और ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स पे फीड करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 और वाटर। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 3 मंथ्स है इसकी लाइफ। और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, अगर इसको हम ठंड में स्टोर करें, मतलब लो टेम्परेचर पे स्टोर करें तो शायद इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए, हाई टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो कम हो जाए। ठीक है, नॉर्मल इसकी लाइफ 3 मंथ्स है। उसके बाद इसको पॉलीथीन बैग्स में हम स्टोर कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली क्लियर्ड 1,30,000 टन्स ऑफ ऑयली स्लज ऑयल कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। उसके बाद नेक्स्ट है लेड। लेड के ऊपर क्वेश्चन है, शुरुआत हमने आर्सेनिक से की थी, खत्म हम लेड से कर रहे हैं। अभी इंजेस्ट करें, अगर हम खाएं या इनहेल करें, ठीक है, तो इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड। आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल वॉज बैन। ठीक है, पहले तो इंडिया में तो बहुत जल्दी बैन हो गया था, पूरी दुनिया भर में जो लेडेड पेट्रोल है जिसमें कि टेट्रा इथाइल लेड ऐड किया जाता था पेट्रोल में, बिकॉज इट वाज एन एंटी नॉक एजेंट, बट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत है, तो पूरी दुनिया भर में टेट्रा इथाइल लेड बैन हो गया, नहीं यूज़ होता, अनलेडेड पेट्रोल ही यूज़ होता है। बट स्टिल देयर आर सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो वो क्या सोर्सेज है? स्मेल्टिंग यूनिट्स, पेन्स एंड पेंसिल्स, पेंट्स, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास चार सोर्सेज दिए गए हैं, आपने बताना है कौन सा सही है। देखो, स्मेल्टिंग यूनिट्स तो है। ठीक है, स्मेल्टिंग वही होता है कि जब आप एक ओवर से एक मेटल को निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है, उसमें हमारे पास लेड रिलीज होता है। पेन्स एंड पेंसिल्स, अब ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं लेडेड पेंसिल। ठीक है, अब पहले क्या माना जाता था कि लेड को ना ग्रेफाइट के साथ कंफ्यूज किया जाता था। अब हमें पता है जो पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट होता है, दैट इज नथिंग टू डू विद लेड। ठीक है, तो वो एक मिसनोमर है जो कि यूज हो रहा है कि लेड वाली पेंसिल है तो उसमें लेड होता है, उसमें लेड नहीं होता, उसमें ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास गलत हो जाता है। पेंट्स में लेड यूज होता है, दिस इज वेरी कॉमन। कॉस्मेटिक्स और हेयर ऑयल्स में नहीं यूज होता, क्योंकि और होगा तो बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक्सपोजर ही हो रहा है, हम स्किन पे लगा रहे हैं कॉस्मेटिक्स को। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 1 और 3। ठीक है, अब लाइक आई सेड कि लेड पॉइजनिंग ना एक बीमारी करती है, प्लम्बिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। और लेड ना पॉइजनिंग अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है ना तो अनीमिया कॉज करेगी। अनीमिया होता है ब्लड में ना HB का लेवल गिर जाना। का सबसे कॉमन कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। जब हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना बॉडी में तो अनीमिया हो जाता है, HB का लेवल गिर जाता है। वो सबसे कॉमन अनीमिया है, वुमेन में बहुत देखने को मिलता है, बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनीमिया भी लेड कॉज करता है, बिकॉज लेड अनीमिया भी होता है, लेड अनीमिया भी कॉज करता है।
उसके बाद ना जो लेड है ना वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। प्लेसेंटा होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इन डेवलपिंग फीटस, ठीक है, मदर से नरिशमेंट जा रही है डेवलपिंग फीटस से। अब बहुत बार ना जो लेड है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है और फीटस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो अनबॉर्न चाइल्ड है दैट इज एक्सपोज, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन डैमेज हो जाए, हो सकता है कि स्टिल बॉर्न ही पैदा हो बच्चा, ठीक है। और हाई एक्सपोजर से हमारे पास डेथ भी देखने को मिली है, ठीक है। तो अनीमिया जैसे मैंने आपको बोला होता ही है, किडनी और ब्रेन डैमेज भी इसमें होता है, ठीक है। और सोर्सेज की बात करें ना तो लेडेड पेंट है, लेड जो पेट्रोल है वो तो खत्म हो गया, अभी भी ना कई जगह पे एविएशन फ्यूल जो प्लेन्स में यूज होता है ना उसमें आपको लेड मिलता है, तो वो एक रीजन हो सकता है लेड पोल्यूशन का, राइट। तो दैट वाज ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, 30 टेस्ट हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इसमें को ना हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया, फंडामेंटल, एडवांस्ड और एफएलटीज, ठीक है। पहले आप फंडामेंटल में सिर्फ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है, स्टैटिक क्वेश्चंस है एनसीईआरटी से, जो स्टैटिक सोर्सेज है उनसे, ठीक है। उसके बाद एडवांस्ड में हम थोड़े से करंट अफेयर्स ऐड करेंगे और एफएलटीज तो एकदम ही आपको एग्जाम वाली फील देंगे, ठीक है। सो स्टैटिक पीवाई और करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा मिश्रण है। वीडियो सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, पीडीएफ तो प्रोवाइड किया ही जाएगा और आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको रैंकिंग मिलती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस दोनों ही हैं। तो एक तरह से इफ़ यू स्टार्ट नाउ फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट। थैंक यू।